हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और जो फिज़िक्स में जो सबसे मेन चीज़ है, जो टूल है जिससे हम लोग अपनी सारी फिज़िक्स को समझेंगे, पढ़ेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो वो वेक्टर है। वेक्टर पे कमांड पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर पे अगर कमांड नहीं पकड़ा तो जितने भी फॉर्मूले फिज़िक्स में फॉर्मूले हैं, मोस्टली एक आध दो चैप्टर को छोड़कर सबके अंदर वेक्टर है। तो हमको वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर पे कमांड पकड़ में आ जाएगी, इसका मतलब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल को करने की हमारी स्किल भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। वेक्टर, अब देखो भाई, हमारे पास फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर वो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर आपको किसी को टेम्परेचर बताना है तो आप सिर्फ टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड बताते हो कि 35 डिग्री है, 40 डिग्री है। आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हो कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में। आप सिर्फ क्या बताते हो, टेम्परेचर और उसका मैग्नीट्यूड। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी भी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी हो। यानी कि इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि वो क्वांटिटी जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बताना पड़े, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो फोर्स। अगर मैंने फोर्स बता रहा हूँ, मुझे फोर्स बताना है, तो मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और साथ में उसका डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब फिजिक्स में तो हमारे पास फोर्स ही है, तो हमें वेक्टर आना चाहिए। अगर हमें वेक्टर आएगा तो ही तो हम फोर्स को हैंडल कर पाएंगे। दो फोर्स को जोड़ना, दो फोर्स को माइनस करना या मल्टीप्लाई करना, वही जिसको डॉट और क्रॉस कहते हैं। तो इसलिए हमें वेक्टर चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो ऑपरेशंस हम वेक्टर में सीखेंगे उन्हीं को हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा बेसिक बहुत है। हमें क्वांटिटी समझ में आ गया, स्केलर समझ में आ गया, वेक्टर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वेक्टर के ऊपर थोड़ा और बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले इसका सिंबल जरूरी है। देखो आज की क्लास में मोस्टली ना मैं आपको सिंबल दिखाऊंगा, सिंबल कैसे लिखते हैं, सिंबल को पढ़ते कैसे। कई बार सिंबल में ही गड़बड़ हो जाती है। अगर मुझे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बतानी है तो मैं उसके ऊपर एरो लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा फोर्स, तो अगर मुझे फोर्स को वेक्टर बताना है तो मैं फोर्स का सिंबल F लिखूंगा और उसके ऊपर एरो लगाऊंगा। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है, इस एरो का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन इधर है। हो सकता है कि मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ लेकिन लिखते टाइम मैं एरो हमेशा इधर लगाऊंगा। ऐसा मत करना कि फोर्स यहाँ लग रही है तो उस एरो को पलट के ऐसा लिख दोगे। मतलब किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिखा, बेटा ये गलत है ना। फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके सिंबल में एरो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने बोला वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को बेटा हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। और कोई एग्जांपल, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन को a से लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगाएंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ध्यान रहेगा ना कि इस एरो का मतलब ये नहीं है कि इधर ही डायरेक्शन है, ये जस्ट सिंबल है। तो ये सिंबल की तरह इनको ट्रीट करना है। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर है। हमें वेक्टर का सिंबल बनाने आ गया। अब वेक्टर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वेक्टर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल का मतलब उसको दिखाना, है ना, उसको दिखा के कैसे बताना, किसी पिक्चर से, किसी डायग्राम से। तो हम लोगों ने क्या करा, एक एरो बनाया। ये एरो बहुत काम का है। इस एरो का ये वाला पार्ट हमारा हेड कहलाता है और ये वाला पार्ट हमारा टेल कहलाता है। हेड हमेशा डायरेक्शन को बताएगा, हेड हमेशा क्या बताएगा, डायरेक्शन। मतलब मैंने बोला कोई वेक्टर क्वांटिटी ऊपर है
तो आप क्या करोगे, एरो बनाओगे ऐसे, तो जिसका हेड कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ। अब टेल आपका रेफरेंस पॉइंट है, टेल आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है ना, रेफरेंस पॉइंट तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम लोग बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे, ओरिजिन लेके चलेंगे। तो किसी भी वेक्टर को एरो से दिखाते हैं, ये उसका हेड हो गया जो डायरेक्शन बताएगा, ये उसका टेल हो गया जो रेफरेंस पॉइंट बताएगा, और इस एरो की जो लेंथ होगी, आई रिपीट, इस एरो की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो इंडिकेट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम इस एरो की लेंथ का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी का मैग्नीट्यूड अगर 1000 है तो मैं 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट का मतलब या तो 1000 सेंटीमीटर या तो 1000 मीटर, इतना लंबा एरो बनाऊं, ऐसा नहीं है। हम एक रफ आइडिया से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी में आपको सिखाता हूँ। मान लो मेरे पास एक फोर्स लिखी हुई है 10 न्यूटन की और उसकी डायरेक्शन ईस्ट है। मेरे पास एक दूसरी फोर्स लिखी है लेट्स से 40 न्यूटन की और वो लग रही है नॉर्थ में। देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका भी सीख लेते हैं हम लोग। ये है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में है। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है ना डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, तो देखो जरा, मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और यहाँ पर है ओरिजिन। अब मुझे F1 को रिप्रेजेंट करना है, तो F1 वेक्टर को दिखाने के लिए हमको एरो बनाना पड़ेगा, और एरो का हेड ईस्ट में होना चाहिए। याद करो, मैंने बताया वेक्टर का हेड डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन किधर, ईस्ट। इसका मतलब मुझे ईस्ट डायरेक्शन में एरो बनाना है, पर मुझे टेल कहाँ रखना है, टेल तो रेफरेंस पॉइंट पर, तो रेफरेंस पॉइंट ये रहा। तो ये मैंने एरो बना दिया इतना, और मैंने यहाँ पर लिख दिया F1, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। ईस्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि ईस्ट तो पहले से दिख रहा है इस एरो की तरफ में। मैंने अपने अंदाजे से इस एरो की लेंथ को इतना मान लिया, ये 10 है। अब आप बताओ ये F2, ये F2 का मैग्नीट्यूड 40 है, 10 से बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में एरो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अच्छा ध्यान रखो, डायरेक्शन नॉर्थ, तो मैंने हेड कहाँ बना दिया, नॉर्थ में, और टेल मेरी यहाँ पर रखी हुई पहले से ही, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया F2, और ये कितना हो गया, 40 न्यूटन। मान लो अगर मैं इसी में आपको बोलता कि मेरे पास एक F3 फोर्स है, और जो कि है मान के चल लो 20 न्यूटन, और जो लग रही है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। अब इसको आपको समझना है। अब इसमें मैग्नीट्यूड तो 20 है, वो तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ है। बेटा इस डायरेक्शन को हमेशा हम लास्ट से पढ़ते हैं। जब भी ऐसा लिखा होता है ना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो इसको लास्ट से पढ़ना है। कहाँ से, वेस्ट से, तो वेस्ट पर आ जाओ। अब वेस्ट से कहाँ जाना है, नॉर्थ में, तो बेटा वेस्ट पे मेरी गर्दन ये रही, नॉर्थ का मतलब ऊपर, साउथ का मतलब नीचे, तो मुझे कहाँ जाना है, नॉर्थ। तो नॉर्थ तो यहाँ पर है, अब कितने एंगल पर, 30 पर। तो यहाँ से मैंने एक एरो ऐसा बनाया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हेड इंडिकेट कर रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और इसका F3 और मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 20। इस तरीके से दिए गए गिवन वेक्टर्स को हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो। ये सबसे बहुत ही एफिशिएंट तरीका होता है वेक्टर्स क्वांटिटी को हैंडल करने का। आगे चल के हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहा होगा हम करेंगे, यानी मेन टास्क है हमें इस डेटा से ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है ना, कि यहाँ से ये कैसे होगा। हमेशा याद रखना, वेक्टर की टेल हमेशा ओरिजिन पे रखना है। ऐसा मत कर देना कि जैसे मान लो मैंने ये वाला डायग्राम बनाने के बोले तो किसी ने ऐसे डायग्राम बना दिया, ये गलत है। क्योंकि इस वेक्टर की टेल कहाँ रहनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट पर, और रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोई चाहे तो मैं उसको एक F4 दे सकता हूँ, आप इसे घर पे खुद से ट्राई करना। F4 लिखा मैंने, मान के चल लो 20 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो मैं बता देता हूँ, इसको रीड करने का तरीका क्या था। साउथ की डायरेक्शन, तो पहले साउथ की तरफ अपना मुंह घुमा लो ऐसे की तरफ।
अब ईस्ट में मुंह घुमाओ, ईस्ट तो इस तरफ कितने डिग्री पर, 37 पर। तो ऐसे करके मैंने लाइन खींच दी, ये वाला एंगल हो गया 37 और ये हो गया F4 और ये कितना आ गया 20। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। याद रखना बेटा, इस एरो की टेल मैंने ओरिजिन पर रखी है, तो जब भी विजुअल डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है। अब हम तो इसको विजुअली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने वेक्टर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से बनती है ना, मैग्नीट्यूड और अपने डायरेक्शन से, है ना। अब ये भी हम लोगों ने बात करा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों से बनती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमने ए लिखा और ए के ऊपर लगा दिया एरो। अब याद रखना, मैं आपको अभी सिंबल ही सिखा रहा हूँ। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने का तरीका होता है, उसका सिंबल अल्फ़ाबेट लिख देना और उसके ऊपर क्या लगा देना, एरो। याद रखना, ये एरो हमेशा इधर रहेगा, इधर मत कर देना। मुझे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैंने लिखा ए वेक्टर। बेटा ध्यान से देखना, ये मैंने वेक्टर लिखा है, इसके आजू बाजू दो डंडे बना देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, ये हम सिंबल सीख रहे हैं। ये वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और मैथ्स में इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, है ना। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब मुझे डायरेक्शन लिखना है, तो ध्यान देखना बेटा, ये ए है। अब बताओ, अगर मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। लेकिन मुझे तो डायरेक्शन लिखना है, तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम इसके ऊपर कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैप। ये कैप, इसको बोलते हैं कैप, और इस पूरे को बोलेंगे बेटा यूनिट वेक्टर। अब हमारे सामने एक नया वर्ड आ गया है, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए जिस वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड बाय यूनिट वेक्टर इट मीन्स मैग्नीट्यूड इज 1, है ना। नाम में ही मतलब छुपा हुआ है इसका। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है। तो कभी आपको अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना हो तो आप उसके ऊपर कैप लगा दो। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि बेटा ये मैंने लिखा F, बताओ अब ये F क्या है। सर अभी नहीं समझ में आ रहा। अब बताओ ये क्या है, ये है बेटा वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने वेक्टर लिख दिया। अगर मैं तुमसे बोलूँ ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर आप मुझसे फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलवा रहे हो। ये है वेक्टर फोर्स, ये है मेरे जो वेक्टर है फोर्स उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, ये है मेरे वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन, जिसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। याद रखना, मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। सही है, तो इन तीनों में डिफरेंस करना आया कि नहीं आया। अब एक काम की बात और, अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, बेटा ध्यान से देखना, ये मैंने क्या लिखा है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कुछ भी नहीं करना है, ना तो इसके ऊपर एरो लगाना है, ना तो इसके ऊपर डंडा लगाना है। अगर ऐसा लिखा है तो ये भी क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत जगह किताबों के अंदर ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, दोनों का ही मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक सिंबल समझ में आ गया होगा, वेक्टर का सिंबल, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंबल, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 और जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, डायरेक्शन बताना। ठीक है, बाकी सिंबल क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड के 2 सिंबल हैं, अगर मैंने ऐसा लिखा वो भी मैग्नीट्यूड है, और अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये भी मैग्नीट्यूड है। क्लियर। अब हम लोगों ने थोड़ी और बेसिक बात करते हैं ज़रा। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर बेटा हम लोग तरह तरह के वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उनके जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसको भी डील करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट आता है इक्वल वेक्टर। अगर किसी के पास मैथ है
तो 12th क्लास में जब वो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेगा तो उसके अंदर तो ये बहुत काम में आएगा उसे। तो कोई अगर 11th क्लास में इस वीडियो को देख रहा है जिसके पास मैथ है, तो अपने नोट्स को संभाल के रखना, ये 12th में तुम्हें काम में आएंगे मैथ्स में जब वो वेक्टर पढ़ोगे। बाकी तो फिजिक्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और जिनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मैंने बोला F1 वेक्टर इज इक्वल टू 20 न्यूटन ईस्ट, और मैंने लिखा F2 वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन नॉर्थ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, एरो वाला डायग्राम बनाने के लिए, कर देंगे सर। ये रही मेरी वर्टिकल लाइन, ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर ओरिजिन है। चलो F1 को प्लॉट करते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड 20, डायरेक्शन ईस्ट। तो मैंने बताया था एरो का हेड ईस्ट में रखना है और उसकी टेल को ओरिजिन पे रखना है। तो ये हो गया मेरा F1 वेक्टर। चलो F2 को देखते हैं। अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ, कितना, नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ में हेड रखा और इसका टेल ओरिजिन पर, ये आ गया मेरा F2। अब ध्यान से देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सर, सेम है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं सर। तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं सर। तो इसका मतलब ध्यान से देखना बेटा, F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, तो आप यहाँ से क्या क्या मतलब निकालोगे? पहला मतलब कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो, सिंबल पकड़ में आ रहा है? ये तो हमने पहले ही देख लिया था। अच्छा, इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सिंपल, A इज इक्वल टू B। भाई सिंबल पर कमांड होना चाहिए। कई बार सिंबल ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड, लेकिन ये क्या है? वेक्टर है। और मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कि A वेक्टर का डायरेक्शन विच इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर का डायरेक्शन इज B कैप, यानी A कैप इज इक्वल टू B कैप। बेटा ये तो यही बता रहा है ना कि A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन कैसी है सर, सेम। तो कभी भी आपके सामने अगर दो वेक्टर इक्वल मिल जाए तो ये दो बातें आप डायरेक्ट बोल सकते हो। और इक्वल होने के लिए शर्त क्या है? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, मैंने डायग्राम से भी करके दिखा दिया। चलो पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है बेटा कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर्स है ना। अब इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। कोलीनियर मतलब सेम लाइन पर। तो ऐसे वेक्टर्स, वेक्टर्स बोला है मैंने बेटा, एक नहीं, 2 से 3, 3, 4, 5 ऐसे वेक्टर्स जो किसी सेम लाइन पर आ जाएं, तो उन सभी वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोलीनियर वेक्टर। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, अगर मान लो ये मेरे पास एक लाइन है, ये रहा मेरा A वेक्टर, ये रहा मेरा B वेक्टर। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर। तीसरा, ये रहा मेरे पास A वेक्टर और ये रहा मेरे पास B वेक्टर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तीनों एग्जाम्पल में कौन कौन कोलीनियर है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें ज़रा। तो ये दोनों वेक्टर सेम लाइन पर है ना। तो ये क्या हो गया? कोलीनियर हो गया। ठीक है सर। अब ये देखो, A वेक्टर इस तरफ, B वेक्टर इस तरफ, तो ये तो कोलीनियर नहीं है। सेम लाइन पे थोड़ी ना आ रहा है बेटा। इसकी लाइन तो ये है, इसकी लाइन ये है, ये थोड़ी ना सेम लाइन पर है। अच्छा अब ये देखो जरा, क्या ये सेम लाइन पर है? हाँ सर, सेम लाइन पर है। तो क्या हो गया? कोलीनियर। अब किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पर दोनों का हेड है, एक तरफ है, और यहाँ पर दोनों का हेड आमने सामने है। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहाँ लिखवाया कि कोलीनियर वेक्टर में दोनों का हेड एक तरफ होना चाहिए? मैंने सिर्फ ये लिखवाया कि दोनों वेक्टर सेम लाइन पर होने चाहिए। तो ये भी कोलीनियर है, ये भी कोलीनियर है। अब इसकी खास बात क्या है बेटा, ध्यान से देखना।
जब भी दो वेक्टर सेम लाइन पर हो और दोनों का हेड एक तरफ हो, ऐसे वेक्टर का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जिनका हेड एक तरफ हो, सेम लाइन पर हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। तो ये कौन से वेक्टर होंगे बेटा, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर हों पर जिनका हेड अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनको बोलेंगे एंटी पैरेलल, है ना। ये भी ध्यान रखना है आप, ये दोनों वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये तो बहुत जगह मिलेगा आपको, ये और ये बहुत जगह फिजिक्स में बहुत जगह भर भर के पड़े हुए हैं, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल। अच्छा, मैंने यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखवा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन, सॉरी, दोनों सेम लाइन पर आने चाहिए, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक है। ये भी आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब इसी में ना मैं आपको काम की लाइन लिखवाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर बहुत बार सवाल आ भी रखा है, नोट। अगर मान लो मैंने बोला ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर है। कौन से वेक्टर है बेटा, ये कोलिनियर वेक्टर हैं। तो अगर मुझसे कोई इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ ले, भाई एक बात बताओ, अपने पास तीन वेक्टर हैं, मतलब तीन एरो हैं, एक एरो, दो एरो और तीसरा एरो। ये तीन एरो हुए कि नहीं हुए, ये हेड, ये टेल, देखो ये हेड, ये टेल, एक, दो और ये तीसरा वाला। तो ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? ट्रायंगल बनाने के लिए तो तीन साइड चाहिए होती हैं, तो तीन एरो तो है मेरे पास। अब मैंने तुमसे एरिया पूछा है, लेकिन मैंने बोल दिया ये वेक्टर कौन से हैं, कोलिनियर। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर ऐसे होंगे। ऐसा जरूरी है क्या कि तीनों का हेड एक तरफ हो? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो देखो देखो, ये भी क्या है, कोलिनियर। अब मुझे इतना बताओ, अगर ये तीनों वेक्टर एक लाइन पर है तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? सोचो ना, कैसे ट्रायंगल बनेगा? अब जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0 होगा। तो काम की बात ये निकली कि अगर तीन वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 0। इस बात का उल्टा सोचो, अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए कि तीन वेक्टर्स दे दें और बोले कि इन तीन, मतलब चार ऑप्शन आ जाए, चारों में तीन तीन वेक्टर का सेट दे दें और बोले कौन से ऑप्शन में तीन वेक्टर कोलिनियर हैं, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे भाई? याद करो, अभी अभी 10th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर आए होगी, वहां पर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था। बाकी अभी हम अलग से निकालना भी सीखेंगे, इसकी टेंशन मत लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर की मदद से वो भी निकालना सीखेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर तीन वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, एक तो पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास मिनिमम 2 equal vectors are required so that their resultant is 0। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि मिनिमम 2 equal vectors are required so that their resultant is 0। मैं इस बात को समझाता हूं। मान लो ये मेरे पास कोई डब्बा है, ये मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर, ये मेरे पास 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर। पहले तो आप बताओ क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं? हाँ सर, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पर हैं। अब मुझे बताओ ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? सर आपने बताया था अगर दोनों का मुंह अपोजिट होगा तो एंटी पैरेलल और सेम डायरेक्शन में होगा तो पैरेलल। अब मुझे ये बताओ कि ये डब्बा मूव करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 20 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, इधर ज़्यादा फोर्स है, डब्बा चल पड़ेगा। तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 है? नहीं, नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि इधर भी 10, इधर भी 10, तो बताओ इस पर एफ नेट कितना आ गया? सर छूटते के साथ 0। तो मैं यही तो लिखवा रहा हूँ, तुमको 2 इक्वल वेक्टर्स चाहिए मिनिमम, एक से बात नहीं बनेगी बेटा,
मिनिमम 2 चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट कितना आ सके, 0 आ सके। सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड में लिखो बेटा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। अब इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। को का मतलब सेम और प्लेनर का मतलब प्लेन। कहीं आप लोग प्लेन का मतलब ये तो नहीं सोचा जो आसमान में उड़ता है ना। प्लेन का मतलब वो नहीं है, प्लेन का मतलब है ये ब्लैक बोर्ड जैसे, व्हाइट बोर्ड सॉरी, मतलब जिसमें 2 एक्सिस हो, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, ये मैंने एक प्लेन बनाया है ऐसे, ये हो गई एक्स डायरेक्शन और ये हो गई वाई डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक्स ये है, जो वाई है ना वो ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है। मैं लिख दे रहा हूं इनसाइड बोर्ड। तो ये कुछ ऐसा है, ऐसे हाथ दिख रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है, एक्स और ये वाई। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी एक्सिस विच इज जेड एक्सिस। तो अगर मैंने एक वेक्टर यहां पर रखा, एक वेक्टर यहां रखा, एक वेक्टर ऐसे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोप्लेनर वेक्टर कौन कौन है तो क्या बताओगे, एक्स और वाई प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर हो गए मेरे कोप्लेनर, और सी वेक्टर मेरा कोप्लेनर थोड़ी ना है बेटा, सी वेक्टर तो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस लाइन का मतलब समझो, आगे यूज करेंगे। सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में रखा है उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सही है। तो कोप्लेनर वेक्टर भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर है ना, नेगेटिव वेक्टर ये बहुत काम का है ना, ये बहुत ध्यान रखना। नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है बेटा, सिंपल ध्यान समझना, इसको एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। मुझसे कहा गया है कि फाइंड माइनस ए वेक्टर। इस माइनस ए वेक्टर को ही बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो आपको नेगेटिव वेक्टर किसका बनाना है, ए वेक्टर का बनाना है। तो तरीका कहता है बस इस एरो को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब 180 डिग्री घुमा दो। तब बताओ, अगर जो एरो ईस्ट में है 180 घुमाने पर बाय डिफॉल्ट वो किस में आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे मुझे बताओ, ये क्या लिखा है, हाँ चेक करते हैं, ये है मैग्नीट्यूड। अगर मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया तो ये क्या है, वेक्टर, और आपने इसको रिवर्स कर दिया है तो ये है नेगेटिव वेक्टर। क्या इस वेक्टर को घुमाने से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं सर, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 10 है। इसका मतलब अगर आप किसी वेक्टर का नेगेटिव करते हो तो उसकी डायरेक्शन बदलती है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि नीचे की तरफ बारिश गिर रही है और रेन की वेलोसिटी दे रखी है लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला बेटा मेरे को इसका नेगेटिव वेक्टर बना के दिखाओ, है ना, बारिश नीचे की तरफ गिर रही है। आप क्या करोगे, इस एरो को पकड़ोगे और इससे घुमा के ऊपर कर दोगे, ऐसे तो घुमा दिया। अब बताओ माइनस, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ध्यान रखना, नेगेटिव वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ उसको पलट देते हैं, 180 डिग्री रिवर्स कर देना डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका यूज भी आगे है। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, या इसी को बोलते हैं कभी कभी पैरेलल शिफ्टिंग।
सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग। अगर पैरेलल शिफ्टिंग पे कमांड नहीं पकड़ी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको एक अलग सी वीडियो में कवर करेंगे, है ना। वो वीडियो वैसे मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है, इसको फ्रेश वीडियो में समझेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तब तक आप इतने सारे वेक्टर्स की रिवीजन करो, याद रखना नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पैरेलल शिफ्टिंग, चलिए।